नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम समकालीन भारत में शिक्षा देखेंगे, और जो इससे पहले हमने 4-5 वीडियो देख रखा है। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए हालांकि मैंने देखा भी था। ठीक है, और आपके जो टोटल जो पेपर है वो 4 पेपर हैं। 4 पेपर में ये दूसरा पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है बीएड प्रथम वर्ष के लिए। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय का है, लेकिन आप अगर बरेली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये सहायक होगा। हमने कहा था कि 4 से 5 यहाँ पे आपके पेपर हैं। ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना होगा, 4-5 से किताबें हैं, तो किताबें हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ब्रॉडली सेंस में दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे अपना नोट्स को पढ़ेंगे, नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एट द लास्ट में हम क्या करेंगे कि 40 से 50 क्वेश्चन का यहाँ पे हमने सेट तैयार किया है, जो कि एट द लास्ट में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के जो 2 या 3 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारा पिछला सेशन जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आइए आज तो हमारा चौथा यूनिट चल रहा था, जिसमें हम विद्यालय देख रहे थे। विद्यालय के अंतर्गत हमने सरकारी स्कूल सरकारी विद्यालय देख लिया था, और हमारा जो लास्ट सेशन जो हमारा एंड हुआ था वो निजी विद्यालय पर एंड हुआ था। ठीक है, यानी प्राइवेट स्कूल्स पे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ नया स्कूल खोलने के लिए आधा दर्जन से अधिक विभागों व एजेंसियों से करीब 14 सर्टिफिकेट या अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं। किसी भी अनुमति या सर्टिफिकेट के जारी होने की कोई तय सीमा नहीं है। अब अलबत्ता सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी का एक अध्ययन है कि हर अनुमति की अवैध रूप से एक फ़ीस तय है। ठीक है, यानी अवैध रूप से एक फ़ीस जो है वो तय की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घूस लेना, जिसके अदा करने के बाद ही वह सर्टिफिकेट मिल पाता है। अब इस अध्ययन के मुताबिक राजधानी में कक्षा 5 तक का स्कूल खोलने के लिए करीब 20 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। अब यदि स्कूल 8वीं तक खोलना है तो यह राशि लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, और 10वीं तक के लिए यह राशि 1 करोड़ रुपए चाहिए, और 12वीं तक का स्कूल खोलने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है, यानी 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब इस राशि में स्कूल की ज़मीन की कीमत शामिल नहीं है। ठीक है, यानी स्कूल का ज़मीन जो है वह कोई भी अध्यापक अगर खोलना चाहता है तो वो अलग से अपना इंक्लूड करेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि स्कूल खोलने के लिए वास्तव में कितने सर्टिफिकेट व कितनी अनुमतियाँ चाहिए। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल की यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में बात करते हैं, यहाँ पे राजधानी को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि अगर आप यहाँ पे स्कूल खोलना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 14 सर्टिफिकेट से आकर होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, 14 सर्टिफिकेट पर अनुमति प्राप्त करनी होगी, और प्रत्येक सर्टिफिकेट पर कुछ न कुछ अवैध रूप से आपसे खर्चा भी लिया जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर आप 1 से 5 तक स्कूल खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 लाख रुपए ज़मीन की खर्चा छोड़ करके, ठीक है, कम से कम जो कागजी रूप में अगर देखा जाए तो 20 लाख, और वहीं कक्षा 8 तक 40 से 50 लाख रुपए, और वहीं अगर 10 तक खोलना चाहते हैं तो 1.5 से यहाँ पे 10वीं तक जो है वो 40 से 50 लाख, वहीं बात किया गया है 1.5 से 2 करोड़ रुपए अगर 12वीं तक आप विद्यालय खोलना चाहते हैं तो इतना पैसा जो है वो लग जाता है। अब देखिए, यह स्थिति केवल दिल्ली की नहीं बल्कि सभी राज्यों में है। मालूम हो कि अकेले दिल्ली में 5,500 से ज़्यादा सरकारी व निजी स्कूल हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये कितनी शर्म की बात है। अब स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में निजी बजट स्कूलों की संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस, जिसे हम निशा के नाम से जानते हैं, ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को एक विस्तृत सुझाव भेजा है। निशा के संयोजक अमित चंद्र ने बताया है कि एक तरफ जब देश में गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी है और ऐसे में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को कब पेचीदा व पारदर्शी बनाए जाने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि यह कहाँ तक उचित है कि स्कूल खोलने के लिए महज अनुमतियाँ लेने में ही 3 से 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 5 साल तो सिर्फ आपको अनुमति लेने में लग जाएगी, तो आप स्कूल कब खोलेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एसेंशियल सर्टिफिकेट जैसे आवश्यकता प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कूल खोलने की विविधता प्रक्रिया न होने के चलते स्कूल संचालक आमतौर पर जिस वकील से बात करते हैं वह उनसे ऐसे तमाम सर्टिफिकेट व NOC बनवा देते हैं जिनकी कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती है। यानी जहां पर लूटपाट मची है, हर तरीके से लूटा जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे पहली बात, सरकार को एक पन्ने की चेकलिस्ट प्रकाशित करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि स्कूल खोलने के लिए कितने सर्टिफिकेट, NOC, रजिस्ट्रेशंस, मंजूरियाँ या फिर लाइसेंस की ज़रूरी है।
अब सबकी मंजूरी या फिर नामंजूरी की समस्या तय हो, पूरी प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हो और रजिस्ट्रेशन, आवेदन, फिर आवेदन की ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाए। ठीक है, सिंगल विंडो मतलब कि यहाँ पर घूस वाला चीज़ ना चल सके। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खोलने के लिए करीब 15 आवेदन भरने पड़ते हैं, उन्हें ख़त्म करके एक एकीकृत आवेदन फॉर्म बना दिया जाए और हर विभाग आवेदन मिलने के बाद 2 हफ्ते के भीतर उस पर फैसला अवश्य कर दे। वेबसाइट पर पूरी आवेदन प्रक्रिया का डेमो उपलब्ध है और बार बार पूछे जाने वाले सवाल व उनके जवाब के साथ साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए जाएं। अब नीसा एजेंसी के जो मंत्री हैं, संयोजक जो है अमित चंद्र ने ये सुझाव दिया है कि जो देखिए जो सर्टिफिकेट है, पहले बात तो उसको यहाँ पे क्लियर किया जाए कि आप यदि सचमुच में स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको कितने सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से बनवाने चाहिए। दूसरी बात कि एक चेकलिस्ट तैयार किया जाए कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। और तीसरी बात यह है कि सिंगल विंडो, ठीक है, यानी घूस के यहाँ पे कोई भी सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन कराई जाए, जिससे जो है क्या होगा कि जो घूस वाली जो है जो हैंड इन हैंड जो होता है ओवर पैसे वो जो है बचा जा सके। इस तरीके से ये बताया गया है। अब क्या है प्रक्रिया, देखिए दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले एक सोसाइटी अर्थात मुनाफा न कमाने वाली रजिस्टर करनी पड़ती है, फिर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्ति प्रमाण पत्र, CBSE से संबद्धता प्रमाण पत्र, जमीन की खरीद का उचित हलफनामा, भवन योजना की SDC या DDA से मंजूरी और SDD MCD के भवन का फिटनेस प्रमाण पत्र यानी ठीक से बना है कि नहीं, भूकंप रोधी बना है कि नहीं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, दिल्ली जल बोर्ड से पानी जांच रिपोर्ट, बैंक से नो लोन सर्टिफिकेट, DDA से कंपल्शन सर्टिफिकेट, शिक्षा विभाग से मंजूर प्रबंधन स्कीम, जमीन मालिक से जमीन के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र यदि जमीन किराए पर है, और मान्यता प्रमाण पत्र के लिए भी कम से कम 15 दस्तावेज जमा करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए शिक्षा विभाग, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने राजधानी में स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। सरकार चाहती है कि इस प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम से चलाया जाए ताकि न केवल राजधानी में गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की संख्या बढ़े बल्कि इनमें होने वाला भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए। मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार, इन्होंने इनका ये वक्तव्य है। अब प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अशासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों की नई व पुरानी मान्यता के नवीनीकरण के लिए नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि मान्यता नियमों के अनुसार न्यूनतम मापदंडों का पालन अनिवार्य रूप से होने चाहिए। शासन द्वारा नई एवं पुरानी मान्यता के नवीनीकरण के नियमों का प्रकाशन पूर्व में किया जा चुका है। निर्देश में कहा गया है कि मापदंडों में शिथिलीकरण का अधिकार केवल मंत्री स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में गठित अपील समिति को है। इसलिए नवीन मान्यता शिथिलीकरण या शर्तों के साथ स्वीकृत नहीं की जाए। न्यूनतम मापदंडों का पालन करते हुए चलते समय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से किया जाना चाहिए। नियमों में स्पष्ट है कि हाई स्कूल के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 एवं हायर सेकेंडरी के लिए 5600 वर्ग फुट होना चाहिए। यदि पहले से ही उस भवन में प्राथमिक, माध्यमिक अथवा दोनों संचालित है तो उसके क्षेत्रफल को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए मान्य न किया जाए। इसी तरह हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए खुली भूमि क्रमशः 2600 और 3000 वर्ग फुट होना चाहिए। यानी हाई स्कूल के लिए 2600 और हायर सेकेंडरी यानी 12वीं के लिए 3000 वर्ग फुट होना चाहिए ज़मीन। अब प्रति छात्र के आधार पर भी निर्मित एवं खुली भूमि की गणना का प्रावधान नियमों में है। इसके अनुसार प्रति छात्र जो है वो 10 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति क्षेत्र 5 वर्ग फुट भी भूमि होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो है प्रत्येक छात्र के अनुसार से अगर एक छात्र के लिए जो है भूमि की जो गणना की जाए तो इसके आधार पर भी यहाँ पे बताया गया कि 10 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति क्षेत्र 5 वर्ग फुट होनी चाहिए। अब निर्धारित मानदंडों के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था तथा प्रयोगशाला एवं कार्यालय सहायक भी होना चाहिए। अब इन मापदंडों का पालन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पहले ही पूर्ण हो, क्योंकि बाद में कमियों की पूर्ति के लिए समय देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए नवीन मान्यता एवं पहले से मान्यता प्राप्त प्रकरणों के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 दिसंबर से खोला जा रहा है
ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समय सीमा में निराकरण के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। अब ऐसे स्कूल जो पहले से मान्यता प्राप्त हैं और जिनकी मान्यता वर्ष 2015 से 2016 में समाप्त हो गई है, वे समय पर आवेदन नहीं दे पाए हैं, उन्हें भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन की सुविधा दी गई है। यानी यहाँ तमाम प्रकार की जो है सुविधाएं की गई हैं कि आपको समय समय पर सारी जानकारी वहाँ पे सरकार को देनी है कि कितने स्क्वायर फुट आपकी ज़मीन है। 10वीं के लिए 12वीं के लिए अगर स्कूल खोलना चाहते हैं, तमाम प्रकार के सर्टिफिकेट की जारी करने की आवश्यकता है और आपका स्कूल का सर्वेक्षण भी होगा, निरीक्षण भी होगा और समय समय पर क्या होगा कि आपको सारी रिपोर्ट आपको सरकार को देनी होगी, यानी सौंपनी होगी। अब बात करते हैं सरकारी स्कूल की। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी सरकारें यह नहीं समझ सकी हैं कि देश के नैनिहालों के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को केवल स्कूल तक पहुंचा देने भर से काम नहीं हो बनेगा। तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी आंकड़े यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून, मिड डे मील योजना, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि योजनाओं के परिणाम स्वरूप स्कूलों में दाखिला देने वालों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन छात्रों के सीखने का स्तर बेहद ही खराब रहा है। अब देश में भारी तादाद में छात्र गणित, अंग्रेजी जैसे विषय ही नहीं बल्कि सामान्य पाठ पढ़ने से भी समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि 5वीं कक्षा के छात्र पहली कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ पाते, ये आपकी रिपोर्ट में बताया गया है। यूँ तो यह ट्रेंड पूरे देश का है, लेकिन लैपटॉप एवं स्मार्टफोन बांटने वाला उत्तर प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता की गिरावट के मामले में नए प्रतिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। यहाँ हर साल नए शिक्षकों की भर्ती होती है और अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षकों के वेतन पर सर्वाधिक बजट खर्चा जाता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बद से बदतर ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में देश के 9 बड़े राज्यों के अलावा बिहार व छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अधिक वेतनमान का भुगतान सरकारी शिक्षकों का होता है। उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतन पर प्रति व्यक्ति जीडीपी का 6.4%, एसडीपी का 15.4% खर्च होता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत अधिक है। अब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक 29,293 रुपये प्रति माह और माध्यमिक शिक्षक 37,226 रुपये प्रति माह वेतन लेते हैं। प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हिंदी और विज्ञान विषयों को समझने की पहुंच में कोसों दूर हैं, यानी अभी भी ये इतने समर्थ नहीं हो पाए हैं कि ये हिंदी और विज्ञान की भाषा को समझ सके। अब प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक बच्चे की शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है वो 23,012 रुपये खर्च किए जाते हैं। अब इस खर्च के एवज में देखिए बताया गया है कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एक बच्चे की शिक्षा पर एक साल में 23,012 रुपये खर्च किए जाते हैं। अब इस खर्च के एवज में प्रति छात्र उपलब्धि सिर्फ 27% होती है, जबकि निजी क्षेत्रों में एक छात्र पर कुल 1,800 रुपये खर्च होते हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम राशि है। लेकिन 1,800 रुपये खर्च करने के बाद निजी क्षेत्र के 61% विद्यार्थी सफल होते हैं। अब सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालय में खर्च और सफलता का यह लंबा अंतर सरकार को आईना दिखाता है कि सरकारी शिक्षा महकमे से हर स्तर पर झोल है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का दावा केवल कागज़ों पर फल फूल रहा है, उसकी हकीकत उतनी ही स्याह और उल्टी साबित हो रही है। इस पर नज़र कब दौड़ाएंगे? अक्सर संस्था द्वारा प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्रों में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों से सामान्य गणित के सवालों के आधार पर सर्वे किया गया तो प्रतिवर्ष सीखने के स्तर में गिरावट आई है। ये शर्म की बात है सरकारी स्कूलों के लिए। अब 2010 में संस्था ने प्रदेश के सरकारी व निजी विद्यालयों में 4वीं व 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से जोड़ व घटाव के सवाल पूछकर शोध किया। अब शोध में सरकारी विद्यालयों के 32.6% छात्र केवल घटाने के सवाल करने में सक्षम मिले, जबकि निजी विद्यालय के 55% छात्रों ने इन सवालों के जवाब बेहद आसानी से दिए। वहीं साल 2014 तक आते आते सरकारी विद्यालयों में सामान्य घटाने के सवालों को हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के बजाय घटकर आधी कुल 17.5% रह गई। थोड़ी गिरावट निजी क्षेत्र के विद्यार्थियों में भी दर्ज हुई, मगर सरकारी स्कूल में सीखने की संख्या के स्तर में हुई गिरावट चिंताजनक है।
इतनी भारी बजट के खर्च के बाद भी सरकारी स्कूल के छात्रों में सामान्य सवालों को हल करने की गुणवत्ता भी शिक्षक विकसित नहीं कर पाए। अब सीखने की क्षमता में हो रही कमी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चौथी कक्षा के छात्रों द्वारा सामान्य घटाना के सवालों को हल करने का स्तर 2010 में जो है वो 32% जो है हल कर सकते थे, जबकि निजी विद्यालय में 55% बालक। अब आप सब देख सकते हैं कि 2014 का जो आंकड़ा आया है उसमें सरकारी के केवल 17 दशमलव, कितनी शर्मनाक है कि घटाने का सवाल सिर्फ 17.5% बच्चे ही कक्षा 4 के विद्यार्थी वो हल कर पाते हैं, जबकि अभी भी निजी विद्यालय में 52%, जो कि गिरावट आई है लेकिन उसके मुकाबले बहुत कम ही आई है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में 5वीं कक्षा के छात्रों द्वारा सामान्य जोड़ी के सवालों को हल करने का जो स्तर देखा गया वो 2010 में 18% था, जबकि 2014 में वो 12% हो गया। जबकि वहीं 2010 में जो निजी विद्यालय यानी प्राइवेट कॉलेज थे उसमें 36% था और 2014 में जो है वो घर पढ़कर 38% हो गया। ठीक है। अब सीखने की गुणवत्ता में आई गिरावट सिर्फ गणित जैसे कठिन समझे जाने वाले विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठ्य सामग्री को पढ़ने की योग्यता में भी ह्रास हुआ है। असर संस्था ने जब सरकारी व निजी विद्यालयों में चौथी व 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहली व दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़वाकर हकीकत जानना चाहा, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। सरकारी विद्यालय में चौथी कक्षा में पढ़ाई करने वाले कुल 46.2% छात्र ही पहली कक्षा की पाठ्य सामग्री को सही से पढ़ सके, यानी आधे से कम भी जो है कक्षा 1 की किताबें नहीं पढ़ सके। ठीक है। जबकि निजी विद्यालय में 69.5 छात्रों ने अपना पाठ सही पढ़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा गुणवत्ता का शर्मनाक सच सामने आने के बाद भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोई सुधार नहीं हुआ। अब 2014 तक 46.2% छात्रों का आंकड़ा गिरकर सीधे 26.9% पर आ गया। अब NCERT द्वारा सितंबर 2015 में जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सर्वे रिपोर्ट में भी प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में जारी गिरावट को दर्ज किया गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2011 में पाठ करने वाले छात्रों का औसत 282 था, जो 2015 में बढ़ने के बजाय घटकर 253 पे आ गया। अब इसमें 29 की गिरावट आई। यही हाल गणित का है कि 2011 में 298 छात्रों का औसत 2015 में 257 छात्रों में सिमट गया। इसमें 41 की गिरावट आई। सवाल विज्ञान जैसे रोचक और अच्छे विषय में 2011 से 2015 कुल 4 सालों के बीच में 24% की गिरावट आई। सवाल यह शिक्षा जैसे नाजुक और ज़रूरी विषय पर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। अब बात करते हैं इस गिरावट के सुधारे कैसे, आखिर इस गिरावट को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, प्रदेश में शिक्षा के नाम पर चढ़ता बड़ा बजट और घटती गुणवत्ता की वजह तलाशे तो शिक्षकों में योग्यता की कमी पहले पायदान पर है। वोट बैंक के चक्कर में अयोग्य शिक्षक को भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है और इसमें कई कैंडिडेट शिक्षण कार्य के अनुभव से कोसों दूर हैं। अंततः राज्य सरकारों को तय करना होगा कि योग्य, अनुभवी व गुणी शिक्षक विद्यालयों में जाएं। वोट की राजनीति छोड़कर शिक्षा के विकास की बात हो। विनोबा भावे, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और टैगोर की बातें को अमली जामा पहनाया जाए। छात्रों की त्रैमासिक, छमाहिक और वार्षिक परीक्षाएं की तरह शिक्षकों की योग्यता को हर साल जांचा जाए। नए पाठ्यक्रम व नए बदलावों के साथ शिक्षक पढ़ाने में कितना निपुण है, इसकी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद शिक्षकों को आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। शिक्षकों में सीखने की प्रवृत्ति का जन्म होगा और वे स्वयं सीखेंगे और छात्रों को सिखाएंगे। शिक्षकों की प्रोन्नति व वेतन वृद्धि चुनाव या सरकार आधारित नहीं, कक्षा में छात्रों के सफलता परिणाम पर आधारित किया जाए। यानी अगर एक शिक्षक जो है वो बच्चों को अधिक पढ़ाई करके उनमें अधिक गुणवत्ता लाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका वेतन उसी के आधार पर डिसाइड होना चाहिए। यानी वो बच्चों को जितना निपुण बनाएगा उसका वेतन उतना ही बढ़ाया जाए, न कि उनके 5 साल और 10 साल करने के बाद। निजी स्कूलों का यही नियम उनके शिक्षकों की गुणवत्ता में अव्वल व छात्रों को परिणामों में आगे रखता है। गुणवत्ता में कमी शिक्षकों की कक्षाओं में अनुपस्थिति बड़ा कारण है, जिसके कारण छात्र स्कूल में आने के बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता से दूर हैं। स्कूल में शिक्षक नियुक्त हैं मगर कक्षा में नहीं आते हैं। कई शिक्षक तो विद्यालय आना ही उचित नहीं समझते हैं। अब देखिए, ये वास्तविकता है, ये हमारे समाज की वास्तविक आईना दिखाया जा रहा है कि आजकल जो शिक्षक है वो विद्यालय आना ही उचित नहीं समझते हैं।
विद्यालयों में शिक्षक राजनीति के सहारे प्रदेश और राष्ट्र स्तर की राजनीति की बातें होती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने सिखाने का काम नहीं होता। अब शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा स्वयं छात्रों से लिया जाए। जिला अधिकारियों के स्तर पर एक मॉनिटरिंग समिति बनाने, जिसमें छात्र व अभिभावक शिक्षकों के कक्षा में आने की रिपोर्ट पेश करें, और आकांक्षा समिति जैसी संस्थाएं सीधे शिक्षकों की निगरानी करें। यह नियम स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर लागू होना चाहिए, और कक्षा में छात्र नहीं होंगे तो शिक्षक किसे पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल के बारे में बात करते हैं वर्सेस, ठीक है, सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। अब देखिए इन सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है और कौन पढ़ा रहा है, यह भी जांच के दायरे में आता है। जब हम निजी स्कूल की शिक्षा की तुलना सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा से करते हैं, तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता का निजी स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता के सामने कोई मुकाबला नहीं है। यानी प्राइवेट स्कूल जो है वो काफ़ी आगे है। यहाँ तक कि 5वीं कक्षा के अधिकांश छात्रों को पढ़ना नहीं आता है। अगर वे पढ़ सकते हैं तो पाठ को बिना समझे ही याद भी कर लेते हैं। अब सरकारी स्कूलों में क्षमता से अधिक छात्रों का दाखिला किया जाता है, और सरकारी स्कूल में निजी विद्यालय की तुलना में छात्र शिक्षक का अनुपात अधिक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया यानी TOIE द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतम प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो 50:1, यानी 50 बच्चों पर एक शिक्षक यहाँ पे तैनात है, जिनमें एक शिक्षक कई भूमिका निभाता है। कई सरकारी स्कूल केवल कागजात में ही मौजूद है और वास्तव में या तो उनका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से या आंशिक रूप से बर्बाद हो गया है या अत्यधिक जर्जर स्थिति में है। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश सरकारी स्कूल एक संपूर्ण स्कूल नहीं है, बल्कि एक कमरे तक ही सीमित है। ऐसी समस्याएं या मुद्दे सरकारी स्कूल में कम उपस्थिति और अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में बढ़ोतरी करते हैं। बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं की कमी। देखिए NDTV ने एक सर्वे में यह खुलासा किया कि भारत में अधिकांश सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा के अधिकार यानी RTE राइट टू एजुकेशन के कार्यान्वयन एवं NDTV ने भारत के 13 राज्यों में 780 सरकारी स्कूल का सर्वेक्षण किया। अब परिणाम बहुत शर्मनाक था। उसमें सिर्फ 63% स्कूलों को ही खेल का मैदान नहीं था। ठीक है, 63% जो है स्कूलों में खेल का मैदान ही नहीं था। अब सर्वे किए गए स्कूलों में से 1/3 से अधिक स्कूलों की स्थिति बेहद ख़राब थी। ऐसी स्थिति में अगर कोई छात्र शौचालय जाना चाहता है तो वह घर वापस चला जाता था, और NDTV चैनल ने शौचालय की कमी को छात्राओं द्वारा अधिक मात्रा में स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण बताया। स्थिति इतनी ख़राब थी कि 80% से अधिक स्कूलों में उम्र के अनुसार छात्रों को प्रवेश नहीं था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा की अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात अर्थात PTR के साथ साथ स्कूलों की इमारतों, बुनियादी ढांचों, स्कूल के कामकाज के दिनों, शिक्षकों के काम करने के घंटों, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को भी निर्दिष्ट करता है। बहुत से सरकारी स्कूलों को लंबे समय से पुनः निर्मित नहीं किया गया है। कभी कभी छात्र को कक्षा के बाहर फर्श पर बैठने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्कूल की छत किसी भी समय गिर सकती है। क्या आप ऐसे स्कूलों में अच्छी शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी स्कूलों में आपसे सवाल पूछा गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता एक और बड़ी चिंता का विषय है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने वाले ज़्यादातर शिक्षक खुद नहीं जानते कि वे क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रामीण सरकारी स्कूल का वीडियो देखा, जिसमें एक शिक्षिका, जैसे कि आप वायरल होता रहता है, आप लोग देखते भी होंगे, कि स्कूल के छात्रों को पढ़ा रही थी, और शिक्षिका बच्चों को सप्ताह के दिनों और साल के 12 महीनों को स्पेलिंग गलत पढ़ा रही थी। अब शिक्षिका बच्चों को सप्ताह के दिनों और साल के 12 महीनों की स्पेलिंग गलत पढ़ा रही थी। उन्होंने संडे की स्पेलिंग संडी अर्थात SUNDI संडी पढ़ाई, और जब उनकी अध्यापिका से पूछा गया कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो उन्होंने 300 बताया। यह बहुत चौंकाने वाला बात था। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल भारत में स्कूलों की एक प्रणाली है जो रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूलों की संस्था द्वारा स्थापित और प्रबंधित है। भारतीय सेना के अधिकारी कैडर में क्षेत्रीय और वर्ग असंतुलन को सुधारने के लिए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
खड़कवासला में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने 1961 में इसकी कल्पना की थी। अब वर्तमान में पुणे और भारतीय नौसेना अकादमी सहित आज देश के सभी राज्यों को कवर करने वाले 27 ऐसे स्कूल अगस्त 2014 तक बनाए जा चुके हैं। स्कूल संबंधित राज्य सरकारें और रक्षा मंत्रालय के दायरे में आते हैं और 2008 के अपने केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 25 सैनिक स्कूल में से प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए ताकि रक्षा बलों को बढ़ते आक्रमण के सामना किया जा सके। वहीं सैनिक स्कूल की सोसाइटी की बात किया जाए तो सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और सैनिक स्कूल सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी निकाय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत एक बोर्ड अशरफ गवर्नेंस है। सैनिक स्कूलों के मामले में करीब नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति है। सोसाइटी का दिन प्रतिदिन का काम DIR और हनीश सेसी द्वारा किया जाता है, जिसे निरीक्षण अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, सैनिक स्कूल सोसाइटी और SE अर्थात सैनिक स्कूल सेल्स SSE द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सेल के लिए कर्मचारी MOD द्वारा प्रदान किया जाता है। स्कूल का स्थानीय प्रशासन एक लोकल बोर्ड अशरफ एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करता है, जिसका अध्यक्ष संबंधित कमांड का GOC इन C है, जहां सैनिक स्कूल स्थित है। बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए 1961 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों, संघ राज्यों तथा संपूर्ण भारत में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की समस्याओं, बाधाओं का अध्ययन करके शिक्षा नीतियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों को बनाने और उनको कार्यान्वयन करने में माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने के लिए सहयोग एवं दृढ़ता से इसका पालन करने का कार्य NCERT को सौंपा गया है। देखिए, समय, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा नीति में नए सिरे से सुधार करने के लिए सुझाव देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब NCERT या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रशिक्षण ने शिक्षा नीतियों को संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। दूसरा है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। इसी तरीके से हमारा अगला जो है वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान अर्थात PSSCIVE भोपाल। चौथा है क्षेत्रीय शिक्षा मंत्री जिसे अजमेर अर्थात RIE अजमेर। और पांचवा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। छठा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर। सातवां है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर। आठवां है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग। ठीक है, अब उपरोक्त सभी इकाइयों को NCERT ने क्षेत्रीय वातावरण और बाधाओं का अध्ययन करने और निवारण करने का कार्य सौंपा गया है। ये सभी संस्थाएं अपने क्षेत्रीय विद्यालय में क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संपूर्ण करती है। पहला, NCERT एवं शिक्षण संस्थाएं विद्यालयों से संबंधित विषयों या क्षेत्रों, समस्याओं, बाधाओं पर अध्ययन करके उसे संपूर्ण करने के लिए शोध व अनुसंधान करने के लिए शोध कार्यों में सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है। समझाने के प्रयास किया गया है जो NCERT है वो शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, उसको जो यहाँ पे उभार कर सामने लाती हैं सरकार के सामने। अब NCERT के कई हमने देखा है कि डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अध्यापकों के लिए पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं की देखभाल, उसका निर्धारित स्तर बनाए रखने के साथ साथ प्रशिक्षण व्यवस्था बनाए रखने और प्रशिक्षण आयोजित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और नए प्रयोग करके शिक्षा संबंधी समस्याओं का निदान करती है। अनुसंधानकर्ता को आर्थिक सहायता, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था प्रदान करती है। राष्ट्रीय भाषा और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का पाठ्यक्रम और प्रकाशन करती हैं। वही मान्यता प्राप्त भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, बंगाली भाषाओं को प्रशिक्षण और देश में उन भाषाओं का आदान प्रदान, प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था करती हैं। बात करते हैं NCERT देश में शिक्षा संबंधी नए प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंटेशंस ऑफ इनोवेशंस
की व्यवस्था करती है। ठीक है, यानी शिक्षा संबंधी नए प्रयोग की व्यवस्था करती है। और अगला कार्य क्या है इसका, तो अगला कार्य की बात किया जाए तो अगला कार्य है कि प्राथमिक माध्यमिक महाविद्यालय के शिक्षकों को नए प्रयोग, शिक्षा में नवीनता एवं रुचि उत्पन्न करने के लिए सेमिनारों का आयोजन करती है। अध्यापकों द्वारा किए गए प्रयोग एवं उल्लेखनीय कार्यों पर लग्नशील अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान करती है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियों, बाल संसद, क्राफ्ट मेला आदि का आयोजन करके भविष्य के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं 8वां कार्य देखा जाए तो विश्वविद्यालय आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण पात्रों को पीएचडी डिग्री अथवा स्नातकोत्तर कार्यों के लिए रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है। वहीं फेलोशिप के लिए दिशा निर्देश, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास आदि सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगला जो कार्य है, शिक्षा क्षेत्र के सभी व्यावसायिक संगठनों को सम्मेलन आयोजित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करके तथा नए जर्नल प्रकाशित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वहीं अगली इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह संस्था पूर्व माध्यमिक शिक्षा से लेकर सर्वोच्च अर्थात सर्वोच्च अनुसंधान केंद्रों, राज्यों और संघ राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं में परस्पर समितियों का गठन करके उनके संचालन एवं मिलजुल कर शिक्षा के विकास के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करती है। अगला है विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों के संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्यों के शिक्षा बोर्ड, नवोदय विद्यालय समिति आदि संगठनों का सामूहिक सम्मेलन बुलाकर उनमें समन्वय स्थापित करने, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया जाता है। बात की जाए शिक्षा संबंधित अध्यापकों, प्रशिक्षकों, शैक्षिक अधिकारियों, शिक्षा जगत से जुड़े सभी शिक्षाविदों, व्यावसायिक प्रगतिशील प्रतिनिधियों के सम्मेलनों का आयोजन करके अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम से संबंधित संदेह, शंका को दूर करने का अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं विभिन्न कलाओं के प्रोत्साहन के लिए चित्रकला, मूर्तिकला, कार्यानुभव एवं हस्तकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनियों का आयोजन कर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वहीं 14 नंबर देखा जाए तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खोज का आयोजन करती हैं और देश में 750 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं। यह छात्रवृत्ति इंजीनियर, व्यावसायिक कोर्स और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने तक निरंतर मिलती रहती है। वहीं अगला जो है वो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार और अन्य देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके पारस्परिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाती हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलने वाली यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करती हैं। वहीं बात की जाए 16 नंबर तो विद्यालयों में न पहुंच पाने वाली सुविधाएं देने के लिए वैकल्पिक शिक्षा, आदर्श पाठ्यक्रिया, शिक्षण सामग्री और अल्पाहार की खेल खेल में शिक्षा देने पद्धति पर अधिक बल देकर उसकी व्यवस्था करती है। वहीं 17 नंबर यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वयं पुस्तकें तैयार करके पुस्तकों का प्रकाशन और देश के सभी क्षेत्रों में वितरण का कार्य भी एनसीईआरटी करती है। 18 नंबर है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए सबको समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन, गणवेश, पुस्तकें और वजीफा देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करके सभी विद्यालय में प्रवेश से लेकर 14 वर्ष की आयु तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया गया है। वहीं अगला जो कार्य है इसका महिला बालिका शिक्षा और शिक्षा लड़के की शिक्षा से भी अधिक अनिवार्य है। इसलिए बालिका शिक्षा के लिए अलग विद्यालय, अलग महाविद्यालय और अलग ही विश्वविद्यालय खानपुर जिला सोनीपत हरियाणा में खोला गया है। खोलकर महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करने का उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समय समय पर शैक्षिक सेमिनारों का आयोजन करके अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थान के प्रकाशन विभाग में निम्न व्यवस्थाएं की गई है। पहला है अनुसंधान साहित्य अर्थात रिसर्च लिटरेचर। दूसरा है अध्यापक मार्गदर्शिकाएं अर्थात टीचर्स गाइड्स। तीसरा है विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सामान्य पुस्तकें। चौथा है शैक्षिक जनरल भारतीय शिक्षा सुधारात्मक। वहीं अगला है जनरल ऑफ भारतीय शिक्षा, आधुनिक भारतीय शिक्षा और विद्यालय विज्ञान, प्राथमिक अध्यापक, एनसीईआरटी न्यूज़लेटर, शैक्षिक दर्पण आदि प्रकाशित करके उनका दूरस्थ विद्यालयों में भेजकर
आधुनिक नई तकनीकी, नई खोज, नए आविष्कार भेजकर विद्यार्थियों और अध्यापकों को नए ज्ञान के लिए एनसीईआरटी से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद देश की बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च कोटि की संस्था है। अब जो राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय विकास व पारस्परिक संबंध बनाने में अग्रणीय सिद्ध होती है। अब आइए बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संसाधन की। देखिए, द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी 6 घटक इकाइयां हैं। देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान उनमें से एक है। पहले इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, पर अब इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में बदल दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी में तकनीकों विषयों जैसे ललित कला, गृह विज्ञान, कृषि तथा वाणिज्य आदि में अध्यापकों की कमी को देखते हुए देश के 4 क्षेत्रों में 4 शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। अब इन महाविद्यालयों का विवरण इस प्रकार है। पहला है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल। यह पश्चिमी क्षेत्र के साथ संबंध रखता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं। वहीं दूसरा है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर। यह महाविद्यालय उत्तर क्षेत्र के राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के लिए है। वहीं तीसरा जो है वो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर है अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। यह महाविद्यालय दक्षिण क्षेत्र के लिए है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के साथ है। अगला है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भुवनेश्वर अर्थात रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। यह महाविद्यालय पूर्वी क्षेत्रों से जुड़े हुए राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा व मणिपुर आदि की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये चारों महाविद्यालय कैंपस महाविद्यालय थे और इनके साथ बहुउद्देशीय प्रदर्शन विद्यालय संलग्न है। इस संलग्न विद्यालयों का लाभ यह है कि ये विद्यालय अपनी नवीन शिक्षण विधियां विकसित करते हैं और इन विद्यालयों में उनका प्रयोग कर उनकी उपयोगिता का परीक्षण करते हैं। अब प्रत्येक महाविद्यालय आवासीय महाविद्यालय हैं। अब इन महाविद्यालयों में मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के कोर्स करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कोर्स, तकनीकी वाणिज्य व कृषि में 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स और औद्योगिक क्राफ्ट में 2 वर्षीय बीएड कोर्स, वाणिज्य में 1 वर्षीय बीएड कोर्स, कृषि में 1 वर्षीय बीएड कोर्स। इसका प्रावधान केवल 2 क्षेत्रीय महाविद्यालयों में ही है। एवं ललित कला में 1 वर्षीय बीएड कोर्स, 1 वर्षीय बीएड कोर्स और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यालय कार्यक्रम पत्राचार कोर्स। इसके अतिरिक्त पहले इन विद्यालयों में गृह विज्ञान में 1 वर्षीय बीएड कोर्स की व्यवस्था भी थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उपरोक्त सभी क्षेत्रीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षक तैयार कार्यक्रम का प्रावधान भी किया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। ये महाविद्यालय शोध एवं विकास कार्यक्रम भी चलाते हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। अब ये महाविद्यालय क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान अर्थात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद अर्थात नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशंस काउंसिल अर्थात NAAC। परिचय। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद अर्थात NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित की गई जो एक स्वायत्त संस्था है। इसको स्थापित करने का मुख्य कार्य भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन तथा मान्यता प्रदान करना था। अब इस परिषद का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पर किया गया है। अब इस नीति के 5वें भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में प्रवेश, ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाए। अब जिससे राष्ट्र का विकास होगा।
इसके बावजूद पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा और शिक्षक को चिंतापरक बनाया जाएगा और साथ ही शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विद्यालयों अर्थात ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए पिछले 50 वर्षों से जोर दिया जा रहा है। अब इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 में राष्ट्रीय प्रमाणन संस्था को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं बात की जाए स्थापना की, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद का गठन 1944 में किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। संरचना की बात किया जाए तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद अर्थात NAAC के मुख्य 2 संरचनात्मक स्तर हैं। पहला है सामान्य परिषद, जिसे हम जनरल काउंसिल कहते हैं, दूसरा है प्रशासनिक समिति अर्थात एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब यह परिषद अपना कार्य अपनी सामान्य परिषद तथा कार्यकारी या प्रशासनिक समिति के माध्यम से करती है, जहां शैक्षिक प्रशासक, नीति विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिक्षाविद प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुखिया इस परिषद की सामान्य परिषद का अध्यक्ष होता है और इस परिषद की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष एक शिक्षाविद होता है। अब इस परिषद का निर्देशक और प्रशासनिक मुखिया होता है। इस परिषद का निर्देशक सामान्य परिषद का कार्यकारी समिति का सचिव होता है और इस परिषद की कई सलाह देने वाली समितियां भी होती है और उच्च शिक्षा के संबंध में इस परिषद की विशेष सलाह होती है। बात किया जाए राष्ट्रीय शिक्षा या फिर शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात NCTE की। देखिए, शिक्षा आयोग 1964-1966 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। अब 1973 से 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करती थी। अब यह परिषद अभी तक असंवैधानिक संस्था थी और सन 1993 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संसद के अधिनियम 1993 का अधिनियम संख्या 73 द्वारा पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं उचित अनुरक्षण करना है। इस परिषद ने 1 जुलाई 1995 से विधिवत अपना कार्य करना शुभारंभ किया और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कार्यालय C2/10 सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 में स्थापित किया गया और 4 क्षेत्रीय समितियां प्रत्येक क्षेत्र में एक की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है। पहला है उत्तर क्षेत्रीय समिति, दूसरा दक्षिण क्षेत्रीय समिति, तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय समिति, चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय समिति। अब देखिए, उत्तर क्षेत्रीय समिति की बात करते हैं, यानी नॉर्थ रीजनल कमेटी की। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की उत्तर क्षेत्रीय समिति की स्थापना जयपुर राजस्थान में की गई। इसका कार्यालय चतुर्थ तल जीवन निधि LIC भवन, भवानी सिर्ग मार्ग, जयपुर 30/2005 में है और इस समिति के अंतर्गत उत्तर भारत के राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और चंडीगढ़ हैं। वहीं बात किया जाए दक्षिणी क्षेत्रीय समिति की, यानी साउथ रीजनल कमेटी की। ठीक है, तो देखिए, परिषद की दक्षिण क्षेत्रीय समिति बंगलौर में स्थापित की गई है और इसका कार्यालय राष्ट्रीय विधि विद्यालय के सामने जनभारतीय परिषद, मेन रोड, नगर भावी, बेंगलुरु में है। इस समिति के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पांडिचेरी सम्मिलित किए गए हैं। वहीं बात किया जाए पूर्वी क्षेत्रीय समिति की, यानी ईस्टर्न रीजनल कमेटी की, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थापित हुई है और इसका कार्यालय 15 नीलकंठ नगर, नया पल्ला, भुवनेश्वर 751012 में पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सीमित के अंतर्गत रखे गए हैं। वहीं अगला बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय समिति की, यानी वेस्टर्न रीजनल कमेटी की। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। मानस भवन निकट
SAIR श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश। इस समिति में पश्चिमी भारत के गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव राज्य सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव जैसे पूर्वकालीन अधिकारी के साथ निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहला, भारत सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन। दूसरा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त वाइस चेयरमैन। तीसरा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य सचिव। और चौथा, शिक्षा विभाग में भारत सरकार का सचिव पदेन सदस्य। पांचवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य पदेन सदस्य। एवं छठा, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नीपा के द्वारा निर्देशन पदेन अध्यक्ष और आयोजन आयोग का शिक्षा सलाहकार पदेन सदस्य और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का चेयरमैन पदेन सदस्य। 9वां, शिक्षा विभाग में केंद्रीय सरकार की वित्त सलाहकार पदेन सदस्य। 10वां, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और 11वां, शैक्षिक समितियां जैसे पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी के चेयरमैन पदेन सदस्य। 12वां, शिक्षा का प्रशिक्षण के क्षेत्र में 13 सदस्य जिन्हें केवल सरकार द्वारा इस तरह नियुक्त किया जाता था। पहला, 4 शिक्षा संकाय एवं प्रोफेसर। बी जो है माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का एक विशेषज्ञ। और तीसरा, 3 पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ और 2 प्रौढ़ शिक्षा एवं गैर औपचारिक शिक्षा के विशेषज्ञ और 3 प्राकृतिक विज्ञानों, समाज विज्ञानों, भाषा शास्त्री और व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षिक तकनीकी एवं विशेष शिक्षा के विशेषज्ञ। वहीं अगला बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 संसद सदस्य जिनमें से 2 लोकसभा एवं 1 राज्यसभा से रहते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य जो प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के सदस्य में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 9 सदस्य जो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के गठन के बारे में। तो देखिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन से सदस्य होंगे? पहला, अध्यक्ष केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा जो कि। दूसरा, उपाध्यक्ष केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त। तीसरा, सदस्य सचिव वो भी केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा। चौथा, सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार पदेन होगा। 5वां, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पदेन होगा। 6ठा, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पदेन होगा यानी NCERT का। 7वां, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान का पदेन होगा। 8वां, सलाहकार शिक्षा का जो कि योजना आयोग पदेन होगा। ठीक है, योजना आयोग का पदेन का अध्यक्ष होगा और इन्हीं सदस्य होगा। 9वां है अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पदेन। और 10वां होगा वित्तीय सलाहकार शिक्षा विभाग भारत सरकार पदेन। और 11वां होगा सदस्य सचिव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पदेन। 12वां, सभी क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष चेयरमैन पदेन। 13वां है शिक्षा अथवा शिक्षण के क्षेत्र में योग्यता एवं अनुभव रखने वाले निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर और शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता और माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञ, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में विशेषज्ञ, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में विशेषज्ञ। और 5वां है शिक्षा तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा कार्य अनुभव, व्यावसायिक शिक्षा, भाषाविद, सामाजिक विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में विशेषज्ञ। ठीक है, साथ ही साथ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रतिनिधित्व देने के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य और संसद सदस्य अर्थात राज्य परिषद के चेयरपर्सन द्वारा नामित, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित 2 और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी फंक्शंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। परिषद के प्रमुख कार्य जो हैं इस प्रकार से हैं। पहला है शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना। दूसरा है शिक्षक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें करना। और तीसरा है कि देश में क्या है, देश में शिक्षक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना। चौथा है
स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में मार्ग निर्देश तैयार करना। और 5वां है शिक्षक शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण के मानक निर्धारित करना और इसमें उनके प्रवेश के लिए पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति और पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु तथा पाठचर्या प्रकार की शामिल करना। और अगला है कि नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने और भौतिक एवं आधार संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टाफिंग पैटर्न तथा स्टाफ अर्हताएं के संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालनार्थ मार्ग निर्देशित करना। और अगला है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा वसूल किए जाने वाले शिक्षा शुल्क व अन्य शुल्कों फीस से संबंधित मार्ग निर्देश तैयार करना। अगला है कि शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणाम को प्रसार करना। साथ ही साथ में परिषद द्वारा निर्धारित मानकों और मार्ग निर्देशकों तथा स्तरों की समय समय पर जांच और समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देना। साथ ही में शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं तैयार करना और मान्यता प्राप्त संस्थानों का पता लगाना तथा शिक्षक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए नई संस्थाएं स्थापित करना। इस तरीके से अगला जो हमारा है कि शिक्षक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाना और अन्य वे सभी कार्य करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की अन्य योजनाएं जो हैं यानी अदर प्लान्स ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के अपने मिशन के प्रतिबद्ध राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा देश भर में शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को वांछित मानकों तक लाने के लिए फैक्ट्री के व्यावसायिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार, शोध अनुसंधान तथा अभिनव परिवर्तन आदि में उनकी सहायता करने के माध्यम से सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए फ़िलहाल पूर्व प्राथमिक, बुनियादी अर्थात एलिमेंट्री व माध्यमिक स्तरों को ऐसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों जो कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अर्थात NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है को अधोलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। बात करते हैं अटैचमेंट हेतु वित्तीय सहायता योजना, दूसरा है कॉन्फ्रेंस हेतु सहयोग समर्थन, तीसरा है फैकल्टी सदस्यों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता योजना, और अगला है कि सामग्री निर्माण हेतु वित्तीय सहायता योजना, और अगला है कि संस्थान क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता योजना। इसी तरीके से देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा कृत कार्यों का परिणाम क्या क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजन एवं समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम निम्नलिखित कार्य किए। पहला, देश में पत्राचार माध्यम से B.Ed कराने वाली शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रतिबंधित किया और दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से B.Ed के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा है कि शिक्षक शिक्षा में शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो 1:10 किया गया, और वहीं शिक्षक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर 45% अंक होना अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा अस्थायी प्रवेश अर्थात प्रोविजनल एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और B.Ed के प्रवेशार्थी के पास स्नातक स्तर पर 2 स्कूल विषयों का होना आवश्यक किया गया, और साथ ही साथ में शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था या संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया, और साथ ही साथ में शिक्षक शिक्षा संस्थान में निम्नतम 6 शिक्षक और 60 छात्र सुनिश्चित किए गए। इसके साथ ही साथ माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा संस्था या संस्थान के लिए अपने मानक निर्धारित किए और प्रत्येक शिक्षा संस्था या फिर संस्थान को तदनुरूप परिवर्तित एवं संवर्धित करना आवश्यक कर दिया गया, और शिक्षक शिक्षा संस्थान या फिर संस्थान के लिए प्राचार्य अध्यक्ष और शैक्षिक योग्यता का निर्धारण भी किया गया। अब अगला क्या है कि स्कूल विषयों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता के लिए विषय अध्यापक की योग्यता तत्संबंधित विषय में परास्नातक सुनिश्चित कर दी गई। अगला बात करते हैं प्रकाशन की, यानी पब्लिकेशन की।
देखिए अब तक जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित प्रकाशन निकले। पहला कि दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के लिए स्व अध्ययन मॉड्यूल तैयार किया। दूसरा कि सभी के लिए शिक्षा E9 अनुभव बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में बताया गया। अगला जो है कि अध्यापक शिक्षा के लिए कार्मिक शक्ति योजना अंग्रेजी और दोनों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, साथ ही साथ में जो है अध्यापक शिक्षा का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन दक्षिण क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा बेंगलुरु को IASE और CTE की भूमिका पर कार्यशील रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं मध्य प्रदेश में अध्यापक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन, वर्तमान स्थिति, समस्याएं और भावी प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया। और अधिगम की बात किया जाए तो अंतर्निष्ठ निधि, चयनित अंश और जैकस डेसोलर्स रिपोर्ट, लर्निंग ट्रेजर विद इन हिंदी में तैयार किया गया। और अगला जो है वो है अध्यापक शिक्षा की पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन उत्तर क्षेत्रीय समिति और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जयपुर की IASE और CTE की भूमिका पर कार्यशील रिपोर्ट तैयार किया गया। और मानवाधिकार और राष्ट्रीय मूल्य जस्टिस एम राय जोयस जो कि NCERT प्रबंधमाला 2 के अंतर्गत तैयार किया गया। अध्यापक शिक्षकों के लिए भाषा पाठचर्या डॉक्टर DP पटनायक और पश्चिम बंगाल में अध्यापक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और भावी प्रशिक्षण किया गया। और साथ ही साथ में राजस्थान में अध्यापक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन और वर्तमान स्थिति, समस्याओं और भावी प्रक्षेपण किया गया। और अरुणाचल में अध्यापक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन एवं वर्तमान स्थिति, समस्याओं और भावी प्रक्षेपण। साथ ही साथ गुणवत्ता विद्यालयी शिक्षा हेतु क्षमता आधारित और समर्पण अभिमुख अध्यापक शिक्षा प्रारंभिक प्रलेख एवं गुणवत्ता विद्यालयी शिक्षा हेतु क्षमता आधारित और समर्पण अभिमुख अध्यापक शिक्षा सेवाकालीन और अध्यापक शिक्षा में नीति संदर्श समीक्षा और प्रलेखन एवं साथ ही साथ मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की अखिल भारतीय निर्देशिका और न्यूज़लेटर अगस्त 1997 और न्यूज़लेटर सितंबर 1997 पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन टीचर एजुकेशन और महात्मा गांधी और अरबिंदो घोष। इसको समझने का प्रयास नहीं करना आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब नोट्स में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला हमारा है क्षेत्रीय समिति यानी रीजनल कमेटी के बारे में आइए देख लेते हैं। क्षेत्रीय समितियों के संगठन इस प्रकार है। पहला है परिषदी द्वारा नामित एक सदस्य होता है इसमें। और दूसरा क्षेत्रीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नामित एक प्रतिनिधि होता है। अब उपयुक्त सदस्यों में से परिषद एक सदस्य को संबंधित क्षेत्र समिति के चेयरपर्सन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। अब क्षेत्रीय समितियों के कार्य की बात किया जाए यानी फंक्शन ऑफ द रीजनल कमेटी की बात किया जाए तो क्षेत्रीय समितियों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षक शिक्षा संस्थान या संस्थान को मान्यता देना। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि शिक्षक शिक्षा संस्था या संस्थान को मान्यता देता है। दूसरा प्रशिक्षण संस्था या संस्थान से संबंधित आंकड़े संकलित करता है। तीसरा शिक्षक शिक्षा से संबंधित राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखता है। चौथा शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञों की सूची तैयार करना और विशेषज्ञों की एक समिति अर्थात एक्सपर्ट कमेटी गठित करना और कमेटी के विशेषज्ञों से विभिन्न राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना और उनकी रिपोर्ट पर उन्हें मान्यता से संबंध में कार्रवाई करना। पांचवा है आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण संस्थानों पर विधिक कार्यवाही अर्थात लीगल एक्शन भी करना। अगला है क्षेत्रीय समिति के अनुभाग अर्थात सेक्शन ऑफ द रीजनल कमेटी की बात करते हैं। पहला है प्रशासनिक अनुभाग अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। यह प्रशासनिक विषयों से संबंधित कार्यों को देखता है। प्रशासनिक विषयों से संबंधित कार्यों को देखता है जो कि क्या है, क्षेत्रीय समिति का अनुभाग है। ठीक है। दूसरा है अकादमिक अनुभाग अर्थात एकेडमिक सेक्शन। इसके दो भाग हैं। पहला है व्यवस्था संबंधी, इसके अंतर्गत संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और शैक्षिक स्तर को बनाए रखना आदि प्रमुख है। जबकि वहीं विकास संबंधी बात की जाए तो ये अनुसंधान संबंधी कार्यों को देखता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। तो सन 1945 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गठित की थी। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंग्रेजी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लघु UGC
केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अनुदान प्रदान करता है। यही आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता भी देता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में है। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात NIOS की। तो NIOS की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के तहत ओपन स्कूलिंग पर एक परियोजना का रूप में शुरू किया गया। अब यह सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अर्थात ओपन स्कूल के रूप में 1989 में स्थापित की गई थी। अब भारत सरकार के अधिकार के साथ ओपन स्कूल निहित एक गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत की जांच करने और अप करने के लिए पूर्व डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों इसके साथ पंजीकृत शिक्षार्थियों को प्रमाणित करने के लिए यह स्थापित किया गया था। अब इसका जुलाई 2002 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अर्थात NIOS के रूप में पुनः नाम निर्धारित किया गया। बात करते हैं क्षेत्रीय केंद्र की। देखिए हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोच्चि, दिल्ली, जयपुर, पटना, इलाहाबाद, भोपाल, देहरादून, भुवनेश्वर, गांधीनगर, बंगलौर, रायपुर, चेन्नई, रांची, धर्मशाला और विशाखापट्टनम उपकेंद्र दरभंगा। यह माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र के लिए अग्रणी है और वरिष्ठ माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र के लिए अग्रणी है। ठीक है, और जीवन संवर्धन कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया जाता है। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो विषयों को चुनने का स्वतंत्रता होती है। अध्यापक के रूप में चिन्हित कार्य अर्थात TMA के माध्यम से सतत मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ में प्रवेश और परीक्षा क्रेडिट संचय सुविधा के लिए लाइन पंजीकरण की सुविधा होती है और 5 साल में 9 संभावना एक कोर्स पूरा करने के लिए होती है। 5 साल बाद पुनः प्रवेश के प्रावधान में यहाँ पे बात कही गई है। वहीं व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से सीखने का समर्थन किया गया है और कुछ अन्य बोर्डों ने 2 विषय तक क्रेडिट का हस्तांतरण की बात कही गई है और मीडिया कार्यक्रम प्रसारण कर रहे हैं। अध्ययन सामग्री की बात की जाए तो स्वनिर्देशात्मक ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के द्वारा समर्थित अध्ययन सामग्री मुद्रित एक 6-माही पत्रिका ओपन लर्निंग शिक्षार्थियों के लिए प्रदान की जाती है। वहीं बात की जाए अनुदेश के माध्यमों की तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती और मलयालम माध्यम की माध्यमिक स्तर की बात यहाँ पे कही गई है और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम की सीनियर माध्यमिक स्तर की बात यहाँ पे की गई है। प्रमाणीकरण के यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप दिया गया है, आप इसको डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में साल में 2 बार परीक्षाएं का आयोजन होता है और ऑन डिमांड NIOS मुख्यालय पर और क्षेत्रीय केंद्र पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएं होती है। बात किया जाए मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कंसोर्टियम की तो NIOS व्यावसायिक समर्थन प्रदान करता है 2 राज्यों को सेट अप और क्षेत्रीय माध्यमों के साथ विशेष रूप से राज्य मुक्त विद्यालय का विकास और इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका सचिवालय NIOS में स्थित है। वहीं राज्य ओपन स्कूल NISOS 17 राज्य राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात और बिहार में है। वहीं फ्रेमवर्क की बात की जाए तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान अर्थात NIOS जो दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय प्रणाली के रूप में उभरा है, यह पदोन्नति और देश में मुक्त विद्यालय शिक्षा के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि यह अकेले NIOS के लिए संभव नहीं है, इसने देश में मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली के लिए प्रचारित किया जाना है। स्कूल के बीच बातचीत और आपसी परामर्श व्यवस्थित खोले और NIOS की राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर अर्थात SOSS में उचित 2 प्रमाणी ओपन स्कूल के लिए कंसोर्टियम माना जाता है। पहला है NCOS का प्रमुख उद्देश्य क्या है तो NCOS का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है कि गुरु राज्य शिक्षा विभाग के लिए पेशेवर, तकनीकी और शैक्षणिक समर्थन सेवाएं प्रदान करके राज्य में राज्य मुक्त विद्यालय SOSS की स्थापना को बढ़ावा देना और गुरु ओपन और डिस्टेंस लर्निंग अर्थात
ओडीएल और भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए वकालत को बढ़ावा देना। और गुरु संसाधन उद्योग विशेषज्ञता और स्कूल स्तर पर ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल के अनुभवों के आदान प्रदान के लिए भारत में मुक्त विद्यालय के अलावा नेटवर्किंग और स्टैब्लिश्ड के सहयोग की सुविधा देना। गुरु मुक्त एवं दूर संचार प्रणाली के नियतात्मक मेरे मानकों कि स्कूल स्टेज ओपन स्कूल की कार्यक्रमों और गतिविधियों में 2 सुनिश्चित पेस्टिंग सेस्टिंग करना। साथ ही साथ में गुरु राज्य मुक्त विद्यालय अर्थात SOSS नीस बेस्ट विशिष्ट पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय पाठ भाषाओं में अनुदेशात्मक सामग्रियों स्वयं के डिजाइन में सहायता करते हैं। गुरु मुक्त विद्यालय शिक्षा के डेटाबेस का रखरखाव करता है। और गुरु भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। और गुरु ओपन स्कूल में काम कर रहे कर्मियों के क्षमता निर्माण में सहायता करते हैं। गुरु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है। अब बात करते हैं NCOS के उद्देश्य की। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए कंसोर्डियम NCOS के करने का प्रयास करेगा। भारत में ओपन स्कूल और संसाधन उद्योग के टिकाऊ स्कूल शिक्षा कौशल उन्नयन और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल शिक्षा के मोड के माध्यम से सभी को प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के लिए सहयोगी नेटवर्किंग के माध्यम से साझा करने के अलावा समन्वय सुकर बनाएगा। वहीं बात करते हैं NIOS की मिशन के बारे में। तो गुरु शिक्षार्थी केंद्रित खुले विद्यालय समन्वित विकास सिस्टम OS और खुली शिक्षा को 2 सुनिश्चित उच्च गुणवत्ता के लिए प्रयास करते हैं और उपयोग करने के लिए इसे इक्विटी की चुनौतियों का सामना। संयुक्त राष्ट्र पहुँचे और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए कंसोर्टियम अर्थात तक पहुँचने चले। राज्य शिक्षा विभाग को संसाधन समर्थन अर्थात वकालत परामर्श आदि प्रदान करके राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देना। और चिकनी और विशेषज्ञता विचारों जानकारी और मुक्त विद्यालय में अनुभव के बंटवारे से मुक्त विद्यालय के बीच समन्वय और सहयोग जो है इस्टेब्लिश करना। और राज्य मुक्त विद्यालय अर्थात SOSS के लिए वित्तीय समर्थन और शैक्षिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। साथ ही साथ में स्कूल स्तर और देश में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र में मुक्त एवं दूर शिक्षा प्रणाली के मानकों का निर्धारण करते हैं एवं मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग और अंतर मुक्त विद्यालय भागीदारी के माध्यम से तकनीकी संसाधनों उद्योग और दक्षताओं को साझा करने के लिए अवसर प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं अगला है कि मुक्त विद्यालय शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। मुक्त विद्यालय समारोह मेष की क्षमता निर्माण की सुविधा देना। और राज्य मुक्त विद्यालय और मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली के साथ समारोह मेष में सहयोगी डेटाबेस तैयार करना। NIOS की बैठक की बात की जाए, संयोजक कार्यकारी बोर्ड और NIOS की समान बैठकें NCOS की समान बैठकें निकाय की बैठकों के आयोजन के लिए नोटिस जारी की जाती है। संयोजक एक स्पष्ट और NCOS की आधिकारिक व्यापार का या सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करना तैयार करना है और बनाए रखा सामान्य निकाय की कार्यकारी बोर्ड की बैठकों को कार्यवृत्त शामिल है। इसके अतिरिक्त संयोजक NCOS के सभी रिकॉर्ड के संरक्षण को देखने के लिए उत्तरदायी होगा। बात करते हैं NCOS का सामान्य निकाय। तो NCOS की सामान्य निकाय भारत में सभी मुक्त विद्यालय के अध्यक्षों के लिए शामिल है। NCOS अध्यक्ष जो है अध्यक्ष एक NCOS है और अध्यक्ष NCOS जो है सदस्य होता है। राज्य मुक्त विद्यालय की कुर्सी व्यक्ति NCOS को सदस्य होता है और विशेष आमंत्रित करने के लिए ज़रूरत के अनुसार आमंत्रित राज्य NCOS नहीं होने के स्कूल शिक्षा बोर्ड की कुर्सी व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। और जबकि वहीं NCOS के सामान्य निकाय की साख सुझाव लाइन बुन कौन सा सहयोग, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप छोड़ दे सकते हैं यहाँ पे। तो NCOS के कार्यकारी बोर्ड की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होता है जो कि निर्वाचित किया जाता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो कि निर्वाचित किया जाता है, एक सचिव होता है जो कि निर्वाचित किया जाता है, एक और 2 और सदस्य होते हैं जिसे निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, ये 2 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब संयोजक की बात की जाए, अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं, KVS की बात करते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी तथा यह तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालय की संख्या 925 अथवा इससे अधिक है और इसके अतिरिक्त विदेश में 4 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारी शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम के अनुसरण होता है। बात करते हैं सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है और केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों की कमी भी शामिल है कि बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। वहीं विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग एवं नवाचारों को सम्मिलित करना एवं बच्चों के राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। एसोसिएशन के ज्ञापन के द्वारा प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो सभी केंद्रीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम तथा द्विभाषी माध्यम से शिक्षण है और सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है और सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा व मिश्रित विद्यालय हैं एवं सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक संस्कृत पढ़ाई जाती है और समुचित शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को उच्च रखा जाता है और कक्षा 8वीं तक के लड़कों को कक्षा 12वीं तक की लड़कियों अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों KVS के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। वहीं KVS में विद्यार्थी का कंप्यूटर अनुपात देखा जाए तो KVS में अक्टूबर 2005 तक विद्यार्थी कंप्यूटर का अनुपात जो था 53:1 था, यानी 53 पर 1 कंप्यूटर था 3 पर विद्यार्थियों पर। वहीं केंद्रीय विद्यार्थियों में ICT को बढ़ाने के लिए नवंबर 2005 से वास्तविक प्रयास हो रहे हैं और तब से आंतरिक कंप्यूटर प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं और नए कंप्यूटर प्राप्त किए गए हैं। गत 11 वर्ष 6 माह के दौरान कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में 54,638 नए कंप्यूटर लगाए गए हैं। अब उनकी संख्या बढ़कर 68,335 हो गई है। तदनुसार विद्यार्थी कंप्यूटर अनुपात 30:06 यानी 30 बच्चों पर 6 कंप्यूटर यहाँ पर बात कही गई है। 2017 में 53:1 और 18:1 यानी 18 बच्चों पर 1 कंप्यूटर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहीं KVS में कंप्यूटर सुविधाएं जुटाने के लिए हमारे प्रयास जारी है और विद्यार्थियों की रुचि विद्यार्थियों कंप्यूटर के अनुपात में पुनर्सुधार किया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा पंचायती राज एवं नगर पालिका निकाय अर्थात पंचायती राज एवं म्यूनसिपल बॉडीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये अध्याय 5 होगा। ठीक है, तो अगला अध्याय हमारा जल्दी आएगा। इसमें थोड़ा हो सकता है कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो डोंट वरी, जो आपको समझ में आया उसको आपको समझना है, जो नहीं समझ में आया उसको हम नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।